आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम लोग रेगुलर क्लास जो था वो नहीं ले पा रहे थे और थोड़ा डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया है और ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ते हैं। तो जो नहीं पढ़ते उनको प्रॉब्लम है, इस बात को हम लोग भी समझ रहे हैं कि जिनको हैबिट नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का, जहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। हर चीज़ जो अगर हम थोड़ा और इसको एडवांस करने की कोशिश करें तो कुछ सामान लेके आ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर ना से हाथ जो है वो थोड़ा है कि हाँ चलो कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एकदम से बंद कर देने से बढ़िया है कि कुछ पढ़ लेते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस आजकल ज़्यादातर लोगों ने ऐसा शुरू किया है, जो कि इस तरह से आप बोल सकते हैं कि बेसिकली वो आपका कैसा है कि एक पब्लिक स्टैंड बनाया गया है कि चलो इसी बहाने ऐड भी हो जाए अपना और पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से सिचुएशन बना रखा है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके आपको अच्छे तरीके से बताया जाए, कम से कम जितना पढ़ें उतना भी समझ में आए, है ना। फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं कि हाँ सर ये वाला टॉपिक आप देख लीजिए, लेकिन एकदम रुक जाने से फ़ायदा नहीं है ना। मैंने कई बार सोचा कि भाई बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं, अगर पूरी तरह से रोक भी देते हैं तो भी हमें दिक्कत होगी, है ना। पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते इस चीज़ को कि हम बंद कर दें अपना पढ़ाई, है ना, कि उसका वेट करें। तो अभी तो कुछ पता ही नहीं कि कब तक है ना। और एजुकेशन है जहाँ पे भीड़ लगेगी तो उसको तो और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, और इस वजह से कुछ पढ़ते रहना बढ़िया रहेगा, है ना। कोशिश करेंगे जब वापस क्लास शुरू होगा तो जितना ज़्यादा हो सके उसको रिपीट कर दिया जाए। लेकिन हाँ, इसमें दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिक्कत है। आपको पूरा का पूरा बात समझ में नहीं आ रहा होगा, या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ क्लास में अलग माहौल होता है, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग, एक तो हम लोग को भी प्रॉब्लम है, पहले बात तो हम ही लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि बिना किसी बच्चे के एनर्जी नहीं मिलती है पढ़ाने के टाइम में। ऐसा लगता है कि भाई कोई है ही नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं। फिर लगता है कि चलो भाई अपना एक एक्टिंग जैसा करके कि एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने हम बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये भी बेहतर होते जाता है। चलो उसकी बात नहीं करते हैं। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कुल मिला के रुक के रहने से बेहतर नहीं है, कुछ पढ़ते रहना ठीक रहेगा, है ना। पूरी तरह से रोक दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लास्ट टाइम में जो हमने क्वेश्चन किया था वो एक क्यूब के ऊपर चार्जेस रखे हुए थे, और हमने उस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि क्यूब के सारे वर्टिसेस पे क्यू 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 चार्ज रखे हुए थे, और एक किसी वर्टिसेस पे उन सारे चार्जेस के वजह से नेट फोर्स निकलवाया गया था। अब हमारे पास मान के चलो कि इस तरह का एक सिचुएशन है, एक तरह का सिचुएशन इस तरह का दिया गया है कि मान लो कि हमारे पास एक इस तरह का सिचुएशन दिया गया है कि हमारे पास सपोज करो कि इस तरह का एक सिचुएशन है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर तो नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलना चाहते हैं ये वाला जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये वाला, है ना। इस तरह का एक हमारे पास सिचुएशन है, और इसमें इसका साइड लेंथ जो है वो √2a दिया हुआ है ना, √2a, और इसके सारे वर्टिसेस पे क्यू 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 चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, है ना, हर जगह पे क्यू चार्ज रखा है। साथ में यहाँ टॉप पे भी क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है।
तो हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q, on the charge Q placed at the top, placed at the top, जो टॉप पे चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, पहले एक बार देख लें आप डायग्राम और खुद से ट्राई करें पॉज करके वीडियो को, और फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए कि किस तरह का सिचुएशन है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें इस क्वेश्चन को। सॉरी, एक चीज और इसमें बताना है कि चार्ज यहां से जो है ना, इसके सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो a दिया हुआ है ना, a दिया हुआ है यहां से, और हमें बोला गया है कि इस Q के ऊपर नेट फोर्स निकालो, इस Q के ऊपर नेट फोर्स निकालो। तो हमें देखो इस तरह का एक चीज आप समझ लीजिए कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिले, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा मिले जिस क्वेश्चन में 2D नहीं हो, 3D की बात हो, है ना, मैं वो लिख देता हूं यहां पे कि जब कभी, है ना, ऐसे लिख लीजिए कि जब कभी हमें 3D डायग्राम पर नेट फोर्स निकालना हो तो हम हमेशा वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, हम हमेशा वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें 3D फिगर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पे हम हमेशा क्या करेंगे, तो हमारा आंसर है कि वहां हमेशा हम उसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो लास्ट टाइम में हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपको जो बताया था उस वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी हमें ऐसा करना होगा। तो एक बार इसको लिख लें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, कुछ क्वेश्चन होता है जिसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक है, अगर उस स्पेशल ट्रिक को नहीं लगाइएगा तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको स्पेशल ट्रिक लगा लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चन इजी दिखने लगता है। देखें इस वाले प्रॉब्लम में हम क्या स्पेशल ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग जो स्पेशल ट्रिक लगा रहे हैं उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो नीचे वाला आपका ये है ना उसको इस तरह से रख दिया जाए। आप देखना ऐसे रख दिया गया, ठीक है, ऐसे रख दिया गया, ठीक, मतलब वो जो उसका बेस था उसको हम लोगों ने इस तरह से रख दिया है, और हमको मालूम है कि ये साइड लेंथ कितना है √2a, ये भी कितना है √2a, और ये भी √2a, और ये भी कितना है √2a है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे ये जो चार्ज है वो यहाँ से a ऊपर है, मतलब आपके तरफ a यहाँ से ऊपर है, और वहां पे हमें नेट फोर्स निकालना है, वहां पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो मान के चलो कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर देते हैं कि ये हमारा अगर मान लो 1 है, ये हमारा अगर 2 है, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 4 है, और 5 आप समझ रहे हैं कहाँ पे, 5 मैं यहाँ पे ड्रॉ मतलब ऐसे सिंबॉलिकली दिखा रहा हूं, बट आप समझ रहे हो वो कहाँ पे है, बाहर के तरफ है, मतलब यहाँ से a डिस्टेंस पे है। तो वहां पे हमें नेट फोर्स निकालना है। अगर हमें वहां पे नेट फोर्स निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो हमारा आंसर है कि उसके लिए हम सर करेंगे ये कि सबसे पहले जो जो चार्जेस है उसके पोजीशन वेक्टर लिख लें या उसके कोऑर्डिनेट आप लिख लें। तो अगर मान के चलो कि ये वाला जो है ये आप जानते हो, ये वाला जो है वो इस स्क्वायर में, ये स्क्वायर टाइप से जो डायग्राम बन रहा है उस स्क्वायर डायग्राम के लिए ये डायगोनल है, ये क्या है उसका डायगोनल है,
और ये टोटल डायगोनल जो होता है वो √2a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? √2a के बराबर होता है। तो हम यहां अगर इसका डायगोनल लिखें, हम यहां पे अगर इसका डायगोनल लिखें तो डायगोनल हम लिखेंगे √2 टाइम्स a, और √2 टाइम्स a में भी √2a है, तो यहां से ये वैल्यू 2a आ जाएगा। यहां से ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। और हमें कितना लिखना है? ये हमारा ओरिजिन है, इस केस में हमने जो माना है वो इसको ओरिजिन माना है। तो यहां से ये आधा कितना होगा? a। तो x में ये क्या है? a, और y में कितना है? 0। x में है a और y में है 0। ये वाला पॉइंट अगर आप देखो, ये वाला पॉइंट अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट आपका कितना होगा? तो हमारा आंसर है x के मामले में तो ये 0 है, और y के मामले में ये भी a है, y के मामला में ये भी a है, y के मामला में ये भी a है। उसके अलावा अगर मैं आपको इस थर्ड पॉइंट के बारे में बताऊं, इस थर्ड पॉइंट के बारे में बताऊं, तो ये थर्ड पॉइंट में भी देखें तो आप ये a है, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो -a लिखेंगे, और y में 0 है। उसी तरह से ये फोर्थ पॉइंट जो है आपका, ये फोर्थ पॉइंट जो है, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका a है, ये आपका a है, लेकिन ये क्योंकि y एक्सिस में नीचे है तो पहले तो x में ये 0 है और y में -a है, x में 0 है और y में -a है। तो आपने हर पॉइंट्स के क्या कर लिए? कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि ये वाला जो फिफ्थ वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि इसको यहां रखा गया है, तो इसका x भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन z क्या है? a है। z क्या है? a है। तो यानी हम लोगों ने जितने भी चार्जेस हैं, हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस के हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब आपको बारी बारी से क्या करना है? सबके ऊपर फोर्सेस निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे आपका ये फोर्स निकाल के आपको दिखाता हूं, ठीक है? आप देखें, पहला अगर मान लो कि हम लोग पहला जो फोर्स निकाल रहे हैं, पहला जो वेक्टर हम लिखने वाले हैं वो है हमारा F5 1 के वजह से 5 के ऊपर नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर मान लो कि सबके ऊपर जो चार्जेस रखे हुए थे वो Q माना गया था ना, सबके ऊपर Q Q Q ये चार्जेस रखे हुए थे, और यहाँ 5 पे भी ये Q था। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? K इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों Q है तो Q² डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से इसका, यहां से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो यहां से इसके बीच का डिस्टेंस ये तो a है, यहां से इसका ये डिस्टेंस a है, लेकिन हमें कहां से लेना है? यहां से लेना है, ठीक है ना? तो ये a और ये भी a, तो ये वाला कितना? थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 3D डायग्राम है, और 3D डायग्राम में बेसिकली आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिनेशन चाहिए, अदरवाइज ये नहीं समझ सकते। चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूं उस पेन से आपको उस चीज को दिखाने का। ये वाला है, यहाँ पे फिफ्थ वाला चार्ज है, यहाँ पे वो फिफ्थ वाला चार्ज है। उसके अलावा ये वाला, ये समझो साइड ऐसे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो हुआ यहां से, ये अगर पेन जो मैंने रखा है, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, क्योंकि ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है? और हमको पहले से मालूम है कि ये a है और यहां पे भी ये a है, तो हमारे पास भी ये वाला जो है वो ये हाइपोटेनस हो गया इस ट्राइंगल का, ये a, तो ये वाला कितना? तो पाइथागोरस थ्योरम से a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा आंसर √2a। क्या आ जाएगा? √2a का द होल क्यूब। समझ में आ रहा है? और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? पोजीशन वेक्टर लिख देते थे, है ना? आर वेक्टर लिखते थे। तो आर वेक्टर अगर मैं यहाँ पे लिखने की बात करूं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है a,0 और वहां का है 0 0 a, वहां का है 0 0 a। तो अगर हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखने की बात करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0 -a i कैप, 0 -0 j कैप और a -0 k कैप, ठीक है ना? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? तो हम 0 -a लिखेंगे तो -a i कैप, ठीक है? फिर वो 0 हो गया। तीसरा वाला हो गया a -0 यानी a k कैप,
तो ये हमारे पास पहले वाले का वैल्यू आ गया, मतलब 5 चार्ज के ऊपर 1 के वजह से लगने वाला फोर्स हमने निकाला। सिमिलरली आप आइए अब हम लोग देखते हैं F52 का वैल्यू निकालते हैं। तो F52 मतलब ये वाला चार्ज इसके ऊपर, यहां पे जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो KQ²। अब डिस्टेंस निकालना है, तो यहां देखो ये भी A है और ये वाला डिस्टेंस भी A है, तो यहां से भी ये क्या आ जाएगा, √2A का द होल क्यूब, है ना। अब देखो यहां पे हमें वो वेक्टर लिखना है, तो हम वेक्टर कैसे लिखेंगे, यहां पे हम वो वेक्टर लिखेंगे कैसे, तो आंसर है 0 - 0 i कैप, फिर लिखेंगे 0 - A मतलब -A j कैप प्लस A k कैप। तो ये हमारे पास आ गया F52 का वैल्यू। सिमिलरली अगर हम यहां लिखें F53 का वैल्यू, तो ये भी KQ² डिवाइडेड बाई, यहां 3 है और मुझे यहां निकालना है, तो हमें यहां पे भी ये A मालूम है और ये A है, तो इसके बीच वाला ये डिस्टेंस भी हमारे लिए क्या हो गया, √2A का द होल क्यूब। अब यहां पे ये जो वेक्टर लिखना है उसको लिखते हैं 0 - A, तो क्या हो गया प्लस AI कैप, 0 - 0 J कैप और A - 0 K कैप, तो A K कैप, है ना। ये हो गया हमारा F53। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूं F54, तो F54 क्या लिखा जाएगा, तो आंसर है KQ² डिवाइडेड बाई 4th वाला पॉइंट ढूंढो, ये वाला है हमारे पास। तो यहां से ये चार्ज यहां पे है, तो ये डायगोनल भी √2A हो गया, √2A का द होल क्यूब, और यहां पे जो वेक्टर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 0 - 0 i कैप, फिर लिखा जाएगा 0 - A यानी प्लस A j कैप और प्लस A k कैप। तो ये हमारे पास सारे वैल्यूज निकल के आ चुके हैं। आप एक बार देख लो कि इस तरह से कैसे लिखा गया है इस वैल्यू को। थोड़ा सा मतलब इमेजिनेशन था हमारे पास कि हमने ऐसे इसको लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसका नेट निकालना है ना, तो सबको अब जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से हम सबको एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर है तो इसका वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखें यहां पे, यहां से अगर आप देखते हैं तो हम अगर F नेट का वैल्यू लिखें तो F नेट में क्या होगा कि हम F1 लिखेंगे और F2 लिखेंगे, तो सब में KQ² बाई √2A का द होल क्यूब, ये तो आ ही जाएगा सब में, ये कॉमन आ गया। और उसमें ये वाला प्लस ये वाला पहले में जोड़ेंगे, तो क्या ऐसा कोई प्लस है, तो हाँ यहां पे है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद जे कैप, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, यहां पे है ए के कैप, ए के कैप, ए के कैप, ए के कैप और ए के कैप, यानी हमारे पास यहां आ गया 4A के कैप, 4A के कैप। तो इसको अगर हम फाइनली और आगे बढ़ाते हैं तो हम लिखेंगे KQ² 2√2A क्यूब, 2√2A क्यूब इंटू 4A के कैप, ठीक है। तो यहां से 2 2 जा 4, ठीक है, और इस 2 से ये वाला काटेंगे तो यहां पे √2 आ जाएगा, और एक A से इसका एक काट देंगे तो यहां बच गया आपका KQ² बाई A², है ना। √2 बाहर ले लेते हैं, √2 KQ² बाई A² के कैप, √2 KQ² बाई A² के कैप, ये हमारा आंसर होना चाहिए, √2 KQ² बाई A² के कैप, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था।
ये प्रॉब्लम जो था उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार देखें आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कोई नया काम नहीं करना है। जब कभी भी आपके पास 3D वाला डायग्राम मिले तो हमेशा याद रखिए कि 3D डायग्राम होगा तो उसमें हमेशा आपको वेक्टर फॉर्म लगाना है। और वेक्टर फॉर्म लगाने से फायदा आपका क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है वो इस तरीके से आसान हो जाता है। देखने में जो टफ लग रहा है बारी बारी से आप सॉल्व करते रह जाएंगे, फिर उसका डायरेक्शन लिखेंगे, वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। और ये वाला तरीका जो है वो आसानी से सॉल्व करवा देता है आपके क्वेश्चन को। ठीक है, ये समझ गए? चलो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं किस चीज का। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्स लॉ इन मीडियम, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन मीडियम की। ठीक है, कूलम्स लॉ इन मीडियम। ठीक, तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइए कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम, यानी अदर देन हम एयर की बात कर रहे हैं। कूलम्स लॉ इन मीडियम में हम अदर देन एयर की बात कर रहे हैं। अदर देन एयर का मतलब क्या है? पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था कि हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे चार्ज एक Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस अगर R है, ठीक है ना, अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स लिखते थे, चाहे 1 के ऊपर 2 के वजह से या 2 के ऊपर 1 के वजह से, इन दोनों का वैल्यू जो होता था वो हमारे पास आता था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और बाद में हम इस Q1 का K का वैल्यू लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, ये लिखते थे। ठीक है, जहां पे हम ये बताते थे आपको कि जहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी यहाँ पे जो एप्सिलॉन लिया गया है वो वैक्यूम के लिए लिया गया है या एयर के लिए लिया गया है। ये किसके लिए है? या तो ये वैक्यूम के लिए है या हम एयर की बात कर रहे हैं, तब हम ये फॉर्मूला लिखते थे। अब अगर मान के चलो कि ये दोनों चार्जेस, ये फॉर एयर लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है? एयर के लिए लिखा गया है। अगर मान के चलो कि यही चीज अगर हम किसी अदर मीडियम की बात करें, है ना, अदर देन एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए Q1 और ये लिया Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी R है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो F इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन M को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जहां पे एप्सिलॉन M को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं एप्सिलॉन M को, जहां एप्सिलॉन M को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहां तक की ये बात आप लिखें, फिर हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसमें और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब अगर मान के चलो कि इसको हम इक्वेशन 1 और 2 मान लिए होते, इसको अगर हमने इक्वेशन 1 कहा होता और इसको इक्वेशन 2 कहा होता, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड 1/2, एक को 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा?
तो हमारा आंसर है कि यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये एयर में है तो एफ नॉट लिख देते हैं, मीडियम में है तो इसको एफ एम लिख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखें इसमें से ये और ये कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/1/एप्सिलॉन m। फाइनली ये वैल्यू हो जाता है हमारा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यानी यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला है एफ नॉट बाई एफ एम का, वो वैल्यू हमारे पास हो गया है एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है हमारे पास कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है ना, चाहे वो एयर का हो चाहे वो किसी और तरह के मीडियम का हो, तो वो इस बात पे डिपेंड, जब उसकी परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करता है। ये कैसा रिलेशन शो करता है? तो हमारा आंसर है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करेगा। कैसा रिलेशन शो करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करेगा। इस बात को आप समझिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये शो करता है। जिसका फोर्स कम उसका एप्सिलॉन कम, जिसका फोर्स ज्यादा उसका एप्सिलॉन, जिसका फोर्स मतलब जिसका एप्सिलॉन ज्यादा है उसका फोर्स कम होगा, और जिसका एप्सिलॉन कम होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब ये जो दोनों चीजें लिखी हुई है ना, इसी को आगे हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और इसको पढ़ा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी कैसे होगा? सॉरी, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। अगर कोई इससे पूछता है कि ये यूनिट इसका क्या होगा, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि एक ही तरह के दो चीजों का रेशियो यूनिट लेस होता है। तो एप्सिलॉन आर आपका जो होगा वो एक किस तरह का क्वांटिटी है? वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है ना। एप्सिलॉन आर जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। यहां तक आप लिख लें, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे एक चीज और बता सकते हैं आपको कि जो हमारा रियल फॉर्मूला है, जो हमारा रियल फॉर्मूला है, वो एक्चुअल में फोर्स का जो फॉर्मूला हमें लिखना चाहिए ना, वो हमको लिखना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला हमारा एक्चुअल में फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे एयर में हम सिर्फ ये लिखते हैं, है ना। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब एयर की बात होती है ना, तो उसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि एयर मीडियम में, मीडियम भी एयर है, और विद रिस्पेक्ट टू भी आप एयर देखिएगा तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। इसलिए जब हम एयर की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी आपको गायब दिखता होगा। उसका रीजन ये है कि दोनों का सेम हो जाने के वजह से इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और हम उसको वहां मेंशन नहीं करते हैं। तो रियल में फॉर्मूला हमारा होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा रियल फॉर्मूला होना चाहिए। उसके नीचे एक स्टार बनाइए, उसके नीचे आप एक स्टार बनाइए और लिखिए, ऊपर वाला भी खोलो, उसके नीचे आप एक स्टार बनाइए और लिखिए जो मैं अभी बोलता हूं। लिखें कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, the force between two charges, the force between two charges in vacuum, the force between two charges in vacuum, the force between two charges in vacuum is greater than the force between
two charges in medium और मीडियम के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अदर देन वैक्यूम। मीडियम कैसा होगा? अदर देन वैक्यूम, यानी वैक्यूम को छोड़ के बाकी किसी भी मीडियम में अगर आप दो चार्जेस को प्लेस करते हैं तो वो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन, अगर छोटा सा एक्सप्लेनेशन अगर मुझे यहाँ देना हो तो मैं आपको इस तरह से दूंगा वो एक्सप्लेनेशन कि मान के चलो कि ये चीजें दोनों एक तो वैक्यूम में रखी हुई थी, है ना, एक बार इसको वैक्यूम में रखा गया तो फॉर वैक्यूम हमें पता है, ठीक है, वैक्यूम में जब रखा गया तो हमें पता है F नॉट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि इसी चार्ज को हम फॉर मीडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडियम में भी किसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर है कि फॉर मीडियम, और वो भी इन वाटर की बात करो। किस में बात करो? इन वाटर, वाटर के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई भी दो चार्ज है, ये हमारे पास एक यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q2, है ना, और इन पूरे सिस्टम को ही क्या किया गया है, इस पूरे सिस्टम को ही वाटर में रखा गया है। इस दो चार्ज सिस्टम को क्या किया गया है? वाटर में रखा गया है, ठीक है, वाटर में रखा गया है। तो आपको पता है कि वाटर क्या चीज होता है, तो हमारा आंसर है कि वाटर जो होता है सर, वो वाटर तो एक्चुअल में H2O को बोलते हैं ना। वाटर किसको बोलते हैं? H2O को। और H2O जो होता है ना, ये H2O का अगर आपको केमिस्ट्री में कहीं आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ होगा तो वो ऐसे बताते हैं, यहाँ पे एक H प्लस होता है, यहाँ पे एक H प्लस होता है और O माइनस ऐसे रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है वाटर का। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से रहता है। अब होता क्या है कि जब कभी भी आप इस तरह के सिस्टम ऑफ चार्जेस को आप वाटर में रखते हो तो इसका जो O माइनस है ना, वो क्योंकि अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये वाला Q अगर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये O माइनस जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाता है और इसके चारों तरफ क्या होता है? O माइनस इकट्ठा हो जाता है। इसके चारों तरफ O माइनस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इसके चारों तरफ O माइनस इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे हम किसको दिखा रहे हैं? O माइनस को इकट्ठा दिखा रहे हैं। अब होता क्या है कि ये चार्ज तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा ही रहा था, Fe मान लेते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अब इस चार्ज के O माइनस के इकट्ठा हो जाने के वजह से इस Q2 चार्ज के ऊपर एक और फोर्स लगने लगता है और वो फोर्स इस बार इस तरफ लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और इस तरफ O निगेटिव है, तो निगेटिव के तरफ लगेगा, अवे नहीं लगेगा। और इस फोर्स को हम नाम देते हैं F इंड्यूस्ड। इस फोर्स का नाम क्या देते हैं? F इंड्यूस्ड। तो जो एक्चुअल फोर्स है ना, जो हम यहां से F नेट निकालते हैं, वो F नेट जो फोर्स आपका होता है वो एक्चुअल में अब हो जाता है Fe माइनस F इंड्यूस्ड। Fe माइनस F इंड्यूस्ड, यानी कि जो नेट फोर्स है ना वो डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दिस वाटर, है ना। और भी मीडियम के साथ कैसे भी और भी एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन अगर मैं वाटर के लिए सिर्फ आपको समझाऊं तो होता क्या है कि जब कभी भी दो चार्जेस सिस्टम को अगर आप वाटर में रखते हैं तो वाटर में रखने के टाइम में क्या होगा, अगर मान लो कि दोनों आपका निगेटिव चार्जेस हैं, तो निगेटिव चार्जेस हैं दोनों, तो उस पे H प्लस आके एक चार्ज के चारों तरफ घिर जाएगा। मतलब एक चार्ज के ऊपर ही नेट फोर्स की बात करें तो वैसे घिरेगा तो दोनों पे ही। तो होगा क्या कि अगर Q चार्ज के आसपास एक अलग तरह का चार्ज आके इकट्ठा हो जाता है तो इसके वजह से क्या होगा, वो भी एक फोर्स लगाएगा Q के ऊपर। और इस केस में देखें तो O माइनस इकट्ठा हो गया था और O माइनस के वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा था वो लेफ्ट साइड में लगने लगा, और जो Q1 के वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा था वो राइट में लग रहा था। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे हुआ वो
Fe माइनस, क्योंकि Fe अभी भी बहुत बड़ा फोर्स होता है, तो यहां से Fe जो होगा वो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो चार्ज सिस्टम को अगर आप किसी मीडियम में रखते हैं तो ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि इसमें हुआ क्या है। लिखें आप, एक बार इसको करके लिखें कि whenever two charge system are placed in medium, एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख लीजिए, एग्जाम्पल वाटर प्लेस्ड इन मीडियम, एग्जाम्पल में लिख लीजिए वाटर। ठीक है, देन these two charges are surrounded by negative ions present in medium, are surrounded by negative ions present in medium, negative ions present in medium, ठीक है, नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन मीडियम। नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन मीडियम, नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन मीडियम। Full stop. So force on any one of the charge, is due to charge q1, small q1, and induced charge of medium, induced charge of medium, hence the net force on any charge, the net force on any charge in a medium become decrease, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार आप दोबारा देख लेंगे। ठीक है, चलो अब यहां तक जो चीज था ना वो कूलम्स लॉ, इसके बारे में उसके बारे में ये सारी चीजें हमने कर ली है। अभी तक जो चीज हम पढ़ रहे थे ये पॉइंट चार्ज के बारे में था। अभी तक की जो कहानी हमारी हो रही थी वो पॉइंट चार्ज के बारे में कहानी हम अभी आपको समझा रहे थे कि कहानी पॉइंट चार्ज के बारे में थी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे चार्जेस पॉइंट चार्ज के फॉर्म में ही मिले। और एक चीज और भी है इसमें कि जो कूलम्स लॉ दिया गया था ना, वो कूलम्स लॉ भी पॉइंट चार्ज के बारे में ही है ना। कूलम्स ने अपना जो लॉ दिया था वो पॉइंट चार्ज के लिए दिया था। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमें चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं मिलते।
चार्जेस हमें पॉइंट चार्ज नहीं मिलते, वो चार्जेस कहीं एक स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कई बार एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कई बार वो एक होलो स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कई बार वो सिलेंडर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कई बार और भी कई तरह का रिंग होगा उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो वैसे केस में फिर हम फोर्स कैसे निकालेंगे, उसकी कहानी अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप कहानी समझिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ाया था वो इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं यही कमाल देखना होता है कि एक्चुअल में वो इंटीग्रेशन का यूज क्या है। तो उसका यूज यहाँ समझ में आता है क्यों हमने ऐसा इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया पहले और फिर ये सब चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रीजन उसका ये है कि कूलम्स लॉ, पहली बात तो ये है कि कूलम्स लॉ दिया गया था पॉइंट चार्ज के बारे में, कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करने का एक लॉ है जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। लेकिन हमेशा हमारा चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ा उन चार्जेस के लिए या उन चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो चार्ज मिलने वाला है वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, वो लाइन चार्ज हो सकता है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मिल सकता है, एक डिस्क होगा उसके ऊपर फैला हुआ चार्ज मिल सकता है, एक स्फीयर के ऊपर फैला हुआ चार्ज मिल सकता है। तो इस फैले हुए चार्ज की वजह से अगर मैं किसी और क्यू चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूं तो वो कैसे निकाला जाएगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी कहानी है। पहले हमें ऑब्जेक्टिव समझना है कि ऑब्जेक्टिव अब हमारे पास क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि जब कभी भी हमारे पास एक क्यू चार्ज होता था, एक Q1 चार्ज होता था और इससे कोई r डिस्टेंस के दूरी पे Q2 चार्ज रखा हुआ होता था और मुझसे बोला जाता था कि इस Q1 के वजह से इस Q2 पे फोर्स निकालो, तो ठीक है इस पे हम निकाल सकते थे क्योंकि हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है और कूलम्स ने हमें बताया था कि ये फोर्स जो होते हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब कहानी अलग है। अब कहानी ये है कि मान के चलो कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन में बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक रॉड हमारे पास है और उस रॉड में बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, और इस रॉड का लेंथ हमें दे दिया जाएगा। मान लो इस रॉड का लेंथ हमें दे दिया गया कि इसका लेंथ L है और इस रॉड के इस एंड से बोला जाएगा कि बताओ कि x दूरी पर इस रॉड से x या y या a दूरी पे कोई एक चार्ज रखा है Q, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। तो अब तो प्रॉब्लम है भाई साहब, क्योंकि हम लोगों ने अगर मान के चलो यहां चार्ज होता तो यहां चार्ज है तो हम यहां पे फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अब चार्ज यहां पे भी है तो इसके वजह से अलग फोर्स है, क्योंकि दूरी चेंज हो रही है ना, अलग अलग चार्जेस से दूरी अलग अलग है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बात समझ में आ रही है ना। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको कैसे करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोसेस सीख रहे हैं। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें ये तो दिक्कत होती है कि भाई हम कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन ऐसे जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है ना, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये दिया जाता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये हमें बताया जाता है। बात समझने की कोशिश कीजिए, मतलब हमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये चार्ज एक जगह है कि नहीं है, क्योंकि देखो हमने एक सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां पे हम लोगों ने यही पढ़ा था कि पूरे मास को हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और उसके वजह से जो इफेक्ट होगा वही पूरे बॉडी की वजह से भी इफेक्ट होगा। लेकिन चार्ज के लिए कोई सेंटर ऑफ मास जैसा पॉइंट नहीं होता, फिर यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जब हम निकाल रहे थे तो क्यों निकाल रहे थे, उसके भी पीछे एक रीजन ये था कि जो हमारा फिजिक्स था उस समय तक का, उस फिजिक्स में हम न्यूटन्स के लॉज को ज्यादा वैल्यू देके पढ़ रहे थे, या पूरी तरह से न्यूटन्स लॉ ही काम कर रहा था, न्यूटन का ही फिजिक्स कहलाता है वो। तो उसमें हमारे पास न्यूटन्स ने जो लॉ दिए थे, अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया था वो भी किसके लिए दिया था, पॉइंट मास के लिए दिया था, कि दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे निकालना है। लेकिन अब हमारे पास पॉइंट मास नहीं रहा,
अब वो क्या हो गया, एक बॉडी हो गया। अब उस बॉडी के वजह से अगर किसी पॉइंट मास के ऊपर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालें? तो उसके लिए हम लोगों ने बोला कि ये बॉडी जो होता है, इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जहां पे हम इस पूरे बॉडी के मास को अगर मान लेते हैं कि यहां पे रखा हुआ है तो इफेक्ट उतना ही होगा जितना कि इस पूरे बॉडी की वजह से हो रहा था, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। हम उस पॉइंट पर मान लेते थे, फिर वो वाला मास के ऊपर फोर्स निकालना है, ये भी पॉइंट हो गया, वो भी पॉइंट हो गया, न्यूटन्स लॉ लग गया। लेकिन अब क्या दिक्कत है? अब हमारे पास दिक्कत यह है कि अब ये एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब ये एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब ये एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम यहां पे कोई एक सेंटर ऑफ मास जैसा कोई सेंटर ऑफ चार्ज नहीं ढूंढ सकते, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम एक ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ ले जो कि सेंटर ऑफ चार्ज कहलाए, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इसमें कुछ चीजें हमें गिवन होती है। क्या चीज गिवन होती है? तो हमें ये गिवन होता है कि चलो ये जो चार्ज है वो एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है ये हमें पता होता है। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है ये हमें पता होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो हमें पता होता है। तो जो चीज इसमें गिवन होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पर यूनिट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें पता होता है। बात समझ में आ रही है? तो यही से कहानी की शुरुआत करेंगे हम लोग कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है ना? तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वो दो तरह से हो सकता है भाई साहब। एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना? एक यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी चार्ज जो फैला हुआ है एक लाइन में या चार्ज जो फैला हुआ है एक स्फीयर में, वो हमें ये बता रहा है कि पर यूनिट लेंथ में, है ना, एल लेंथ का रॉड है तो उसका एक यूनिट जो है ना, मतलब 10 मीटर का रॉड है तो 1 मीटर में कितना चार्ज है ये पता है, तो हर एक मीटर में कितना चार्ज है ये हमें पता हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसी तरह से ये दो तरह का, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है या कांस्टेंट होता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि इन दिस चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, पर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर कांस्टेंट, वो हमारे लिए कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से मैं अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं तो इसमें क्या है? इसमें ये कांस्टेंट नहीं है, चार्जेस वेरी, चार्जेस आर वेरिंग according to लेंथ, है ना? किसी केस में एरिया और किसी केस में वॉल्यूम, है ना? ये वेरी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। एक बार इसको देखें और बारी बारी से हम आगे की कहानी करते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो इसका अगला पॉइंट है वो ये कहता है भाई साहब कि मान के चलो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरह के होते हैं, है ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
कैन बी पहला हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेमडा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। दूसरा हो सकता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, या ये हो सकता है आपका वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किस तरह से डिफाइन होता है? तो हमारा आंसर है कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब? तो लेमडा से। तो लेमडा कैन बी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है ना, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। ये नीचे वाला आप लिख लिए होंगे, हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे किसी ने बोला कि इसके लेमडा का वैल्यू बताओ, तो एसआई यूनिट किसका? इस लेमडा का एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर, है ना। अब इसमें जनरली ये चीज जो लिखा जाता है और जो हमें निकालना होता है भाई साहब, उसके बारे में बात करते हैं। लेमडा जो गिवन होगा किसी भी सिस्टम के लिए, वो यहां दिया होगा dq, चार्ज छोटा सा होगा, यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज होगा, तो उसको dq मानते हैं, और लेंथ भी छोटा होगा dl, तो लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl, है ना, dq बाई dl, या dl ना लिख के l लिख देते हैं, टोटल लेंथ l है, तो dq या q बाई l क्या होगा? यहां पे मान लो कि टोटल चार्ज है q और लेंथ है l, तो q बाई l। तो यहां से हमें जो कैलकुलेट करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है q, तो q इज इक्वल टू होता है लेमडा इंटू l, q इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू l। यानी कि अगर मान के चलो कि मुझे किसी सिस्टम में चार्ज का टोटल चार्ज कितना है ये नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि उसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लेमडा, और उसका लेंथ कितना है तो l, तो हमें बोला जाएगा कि बताओ कि उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल लिख लेंगे, q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल लिख लेंगे, और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हमें जो चीज निकालना होता है ना, वो यही चीज होता है, इसमें आपको नहीं फंसना है, ये चीज आपको निकालने आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, तो हमारा आंसर है कि सरफेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक। सेकेंड हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कि ये डिफाइन होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं सिग्मा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि इसका एसआई यूनिट लिखो, तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका? तो चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है। अब इसमें क्या होता है जनरली कि हमें सिग्मा दिया होगा, एरिया दिया होगा, हमें चार्ज निकालना पड़ेगा,
तो ऐसे केस में जो Q कैलकुलेट किया जाता है वो सिग्मा इंटू एरिया से कैलकुलेट किया जाएगा। जो Q कैलकुलेट किया जाएगा वो सिग्मा इंटू एरिया से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा, इसको लिखें आप। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, है ना। It is defined as, it is defined as charge per unit. It is defined as charge per unit volume. It is defined as charge per unit volume. That is rho is equal to चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। अगर मुझे यहां पे इसका एसआई यूनिट लिखना पड़े तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, तो हमारा आंसर है कि एसआई यूनिट इसका लिखा जाएगा चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब यहां पे जो कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है ना वो क्यू का करना पड़ता है, रो निकालते हैं रो इंटू वी से। ये याद रखना है जो मैं बाद में लिख रहा हूं ना कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इससे हमें उस पार्टिकुलर मटेरियल के लिए जो टोटल चार्ज है वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, और वो हमारा नीड है यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे नीड है, उसी चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि हमें जब तक टोटल चार्ज पता नहीं होगा हम कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमें चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है। कई बार दिया रहता है, कई बार हमें रो और वॉल्यूम पता होगा, तो उस समय हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसको भूलना नहीं है आपको, इसको याद रखना है। चलिए इसमें और आगे की बात करते हैं। दो तीन चीजें यहाँ पे हम आपसे पूछें कि देखो अब हमको ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि किसके लिए क्या डिफाइंड होता है ना, किसके लिए क्या डिफाइंड होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि रिंग है हमारे पास, क्या है, रिंग है, और रिंग के लिए अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, मुझे डिफाइन करना है, या तो हम यहाँ पे रो डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसके लिए लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक डिफाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास एक रिंग होगा तो उसके लिए क्या डिफाइन होगा, क्या डिफाइन होगा रिंग के लिए। तो आप सोचो कि रिंग का क्या होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, या उसका लेंथ होता है। वैसे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एरिया रिंग जो है उसका क्या होता होगा, रिंग जो है हमारे पास उसका, रिंग जो है हमारे पास उसका क्या होता होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि रिंग का तो हम एरिया निकालते हैं ना, लेकिन भाई साहब रिंग का जो आप एरिया निकालते हो, सपोज करो कि ये हमारे पास इस तरह का एक रिंग के शेप का है, बीच में यहाँ पे है, अगर मान लो ये बीच वाला चीज नहीं होता तो रिंग जो होता है हम उंगलियों में पहनते हैं, उसका ये जो बाउंड्री हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला, ये बाहर वाला जो बाउंड्री है, इसी पे तो उसके पास मास होता है। बीच में तो आप उंगली लगा के रखे रह रहे हैं ना, बीच में आपका ये उंगली है ना, ऐसे अगर हम इस पार्ट को खाली देखें तो बीच में उंगली है और ऐसे रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मास या चार्ज कहां पे होता है, तो हमारा आंसर है इसके सरफेस पे, यानी इसके लेंथ पे। और इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है रिंग का, तो हमारा आंसर है 2πr। तो उसका पूरा चार्ज कहां पे रहता है, उस सरकमफ्रेंस पे रहता है, 2πr पे होता है। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, तो हमारा आंसर है इसके लिए सर लैम्डा डिफाइन होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि इसका एरिया होता है, तो नहीं, एरिया में तो मास नहीं होता है ना, उसके लेंथ में ही मास होता है रिंग क्या, है ना। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि अगर हमारे पास एक रॉड है तो रॉड के लिए क्या डिफाइन करना चाहिए हमें,
तो रॉड के लिए हमें डिफाइन करना चाहिए, रॉड का तो लेंथ ही होता है ना, तो इसमें तो डेफिनेटली लैम्डा डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि बताओ रिंग हो गया, डिस्क के लिए क्या डिफाइन करें? डिस्क जानते हैं ना, रोटी का आकार का जो चीज होता है उसके लिए। तो डिस्क जब भी होगा तो डिस्क के इस वाले में पूरा मास होता है या उसका चार्ज जो होगा वो भरा हुआ होगा। रोटी में बीच में भी तो मटेरियल होता है, बीच में खाली थोड़ी होता है। तो इसका मतलब हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम सिग्मा डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिस्क के लिए सिग्मा डिफाइन होता है। उसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो हम बात कर सकते हैं आपसे हॉलो स्फीयर की। किसकी? हॉलो स्फीयर की। तो स्फीयर में मास कहां होता है? तो आपको स्फीयर का तो मास पूरे में भरा हुआ होता है। अगर एक मार्बल का या आप एक आयरन का गोली ले लीजिए स्फेरिकल, तो उसके अंदर भी मास होता है, लेकिन ये हॉलो लिखा हुआ है। तो हॉलो का मतलब बीच में खाली है, फुटबॉल जैसा। तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन होता है। इसके लिए क्या डिफाइन होता है? तो सिग्मा डिफाइन होता है। उसी तरह से हमारे पास होता है हॉलो सिलेंडर। क्या होता है? हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी क्या डिफाइन होगा? तो हमारा आंसर है हॉलो सिलेंडर के लिए भी सिग्मा डिफाइन होगा। अगर हमारे पास बोला गया होगा कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसके लिए क्या डिफाइन करें? तो आंसर है इसके लिए रो डिफाइन करना चाहिए, है ना, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का टोटल में मास उसका भरा होता है। उसी तरह से सॉलिड कोन होगा तो इसके लिए भी रो डिफाइन होगा। सॉलिड कोन होगा तो इसके लिए भी क्या डिफाइन होगा? रो, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम किसके लिए क्या माने, किसके लिए लैम्डा माने, किसके लिए रॉड, किसके लिए हम सिग्मा माने, किसके लिए रो माने। ठीक है ना, क्योंकि हमें आइडिया लगाना पड़ेगा ना कि हम इसके लिए क्या माने। हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस चीज के लिए क्या एज्यूम करना है, किसके लिए लैम्डा एज्यूम करना है, किसके लिए सिग्मा, किसके लिए रो एज्यूम करना है। क्लियर है? चलो एक बार देख लेते हैं वीडियो ठीक हो रहा है कि नहीं।